हम लोग आज शुरू करेंगे सारणिक में प्रश्नावली 4.6 है जी, हाँ 4.6 है। और 4.6 में देखिए क्या है, 4.6 में हम लोग 3 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। कितने चर वाले? 3 चर वाले, बात बनाना। 3 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। 3 चर का रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, उसमें x होगा, y होगा और z, माने 3 अज्ञात राशियां होंगी। तो 3 अज्ञात राशियां और सबका घात कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो 3 चर का रैखिक समीकरण हम लोग हल करेंगे किस विधि से, तो सारणिक वाले विधि से, ठीक है। और ये देखिए बोर्ड परीक्षा में एकदम 8 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन एकदम, हाँ हर साल आता है 8 नंबर का, 8 नंबर का हर साल पूछता है। जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा ना, उस 100 नंबर में 8 नंबर कहाँ से पूछेगा, 8 नंबर के सारणिक से ना, केवल इस एक्सरसाइज से 8 नंबर का पूछेगा। बाकी से जितना पूछना होगा पूछेगा, अलग बात है, लेकिन केवल इस तरह का सवाल एक एकदम आएगा। इसमें आपको 3 समीकरण दिया रहेगा और तीनों समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो एक समीकरण हम लेते हैं हल करने के लिए, बढ़िया इक्वेशन ले रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्नावली 4.6 हम देख रहे हैं, लेकिन जो हम इसमें से प्रश्न बता रहे हैं ना, वो ऑलरेडी बोर्ड परीक्षा में क्या किया गया है, पूछा गया है। इसको 2 तरीके से लिख सकता है, सारणिक विधि कह दे चाहे आव्यूह विधि कह दे। बेसिकली ज्यादातर क्या कहता है, आव्यूह विधि। क्या कहेगा, आव्यूह विधि से समीकरणों को हल कीजिए। लेकिन हम पढ़ सारणिक न रहे हैं, और सारणिक क्या है, तो आव्यूह का मान सारणिक होता है। तो आव्यूह विधि से कहेगा समीकरण को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो हल हम लोग करते हैं, एक समीकरण लेते हैं 2x + y + z = 1। देखिएगा 2x + y + z = 1, एक ये समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है x - 2y - 3z, x - 2y - 3z = ये भी आपका 1 है। इसको समीकरण कितना दे देते हैं, 2। और इसके बाद है 3x + 2y + 4z, 3x + 2y + 4z = ये दे रहा है आपका 5। और कह रहा है कि इसको आव्यूह विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमको सबसे पहले आव्यूह बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, आव्यूह। अब आव्यूह यहाँ से बनेगा कैसे, इसको समझ लीजिए। यही मेन चीज है, आव्यूह को बनाना मेन चीज है। फिर उसको एक सूत्र में रखेंगे और सूत्र में रख हम क्या कर देंगे, इसका मान निकालेंगे। तो आव्यूह में आप 3 आव्यूह बनाइए। कितना आव्यूह बनेगा, 3 आव्यूह बनेगा। एक आव्यूह बनेगा जो x y z है, इनका जो गुणांक है, गुणांक समझते हैं, x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 1 - 2 + 2, ऐसे गुणांक है ना। तो एक आव्यूह बनेगा इन गुणांकों का। एक आव्यूह वो बनेगा जिसका मान हमको ज्ञात करना है, तो हमको x y z का मान ज्ञात करना है, तो एक का आव्यूह x y z से बनाएंगे। और जो इक्वेशन का वैल्यू आगे दे रहा है ना, मान, इसका हम एक आव्यूह बनाएंगे। तो हम यहाँ पर कितना आव्यूह बनाएंगे, 3 आव्यूह बनाएंगे। एक पहला आव्यूह बनाते हैं a, तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों से a = अब ध्यान रखना, ए जानते हैं कौन आव्यूह बनता है, ए आव्यूह वह होता है जो गुणांक है। तो गुणांक कौन कौन है बताइए, 2 1 3। तो x वाला गुणांक को एक लाइन में लिखते हैं 2 1 3, कोई दिक्कत इसमें। y वाले गुणांक को एक लाइन में लिखते हैं 1 - 2, हाँ चिन्ह सहित लेते हैं, अब +2, ठीक। उसके बाद z वाला गुणांक को एक साथ लिखते हैं 1 - 3 4। इस आव्यूह को बनाने में कोई दिक्कत, कभी कभी ऐसा देता है ना कि x देवे नहीं करे, खाली y + z दे देगा, तो 0 है। नहीं दिया है तो क्या है, 3 तो समीकरण देना ही देना है उसको, तो नहीं दिया तो समझ लीजिए क्या है, 0 है। एक आव्यूह तो ये बन गया। एक आव्यूह बनाते हैं अज्ञात राशियों का, उस अज्ञात राशि वाले आव्यूह को बोलते हैं b। तो हमको किसका मान निकालना है, x का निकालना है, y का निकालना है और z का निकालना है। तो x y z, कभी भी
एक्स वाई जेड का जो आव्यूह बनाएंगे आप, उसको ऐसे पंक्ति में नहीं लिखेंगे, स्तंभ में लिखेंगे। एक्स वाई जेड नीचे की तरफ लिखेंगे, ठीक है। ये ना कि अब ऐसे कर दें एक्स वाई और जेड, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्स वाई जेड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको लास्ट में गुणा करना होता है, और गुणा तभी करेंगे ना क्योंकि यहाँ पर 3/3 का हमको आव्यूह मिला है। तो इसका पंक्ति जितना है, पंक्ति में जो एलिमेंट है, तो गुणा करेंगे तो स्तंभ में तो उतना एलिमेंट होना चाहिए। तो स्तंभ में कितने एलिमेंट है? 3 है ना, तो आराम से यहाँ से गुणा कर सकते हैं। ऐसे अगर सीधा कर देंगे एक्स वाई जेड तो फिर गुण में नहीं होगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसको किस में रखते हैं? स्तंभ में। तो 2 चीज ध्यान रखिएगा, गुणांकों का जो आव्यूह बनेगा उसको आप क्या कह देंगे? ए कह देंगे। जो अज्ञात राशि का गुणांक आव्यूह बनेगा उसको क्या कह देंगे? बी नहीं, इसका नाम दे दीजिए एक्स। इसका नाम क्या दे दीजिए? एक्स दे दीजिए। इसका नाम क्या दे दीजिए? एक्स। और जो बी वाला आव्यूह है ना, वो बनाइए किसका? मानों का। 115 यहां तक कोई दिक्कत? जो गुणांकों का आव्यूह है वो ए है, जो अज्ञात राशियों का आव्यूह है वो एक्स है, अब बाकी जो मान का आव्यूह है वो कितना है? बी। अब इसका सूत्र देखिए, इसका सूत्र होता है ए एक्स प्लस बी। ये इसका सूत्र है, ए एक्स प्लस बी। हाँ, ए एक्स इक्वल टू बी। ए अब क्या दिक्कत है? ए प्लस भी बोल दिए हैं? अरे प्लस नहीं है, ए इंटू एक्स है। ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। अब यहां से अगर एक्स का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो बी तो चल जाएगा नीचे। बी कहाँ चल जाएगा? नीचे जाएगा ना, तो बी नीचे जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं एक्स इक्वल टू बी बाई ए। और जब ए नीचे है तो उसको ऊपर ले लेंगे तो ए इनवर्स बी ना हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इक्वल टू ए इनवर्स, इसका मतलब कि हमको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ना ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, और निकाल के किसमें गुणा करना पड़ेगा? b में। अब किसके बराबर दिखाएंगे उसको? हाँ, ये सूत्र है। इसका मतलब तब निकालते हैं। वीर तुम बढ़े चलो। हाँ, ए इनवर्स के पथ पर हम लोग चलते हैं। तो ए इनवर्स के पथ पर जाने के लिए क्या चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? पहले इसी को निकाल लेते हैं। नहीं, वैसे जब हल करने के लिए करें तो 0 आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। ये पूछा है 2008 में, 2014 में, 2015 में। 2008, 2014, 2015, ये 3 साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया है? तो ए इनवर्स निकाला जाए। इसलिए देखो, ए इनवर्स जिसको नहीं ढंगाएगा तो उसको ए भी नहीं ढंगाएगा। इसलिए ए इनवर्स जानना क्या जरूरी है। सब पीछे वाला अगर नहीं ढंगाएगा तो आगे वाला भी नहीं आएगा। एक क्रम में पढ़िए। ए इनवर्स आप निकालिए सारणी के। तो सारणी के यहीं से निकालें। सारणी के का मान कैसे निकालेंगे? 2, इसे निकाल दे आए, स्तंभ से निकाले हैं तो 2 निकालेंगे, 2 रख देंगे, 2 रखा गया। अब 2 का पंक्ति और 2 का स्तंभ ढकेंगे ना, तो 4 दूना -8। अरे ही ना, बोले गुणा होगा। 4 दूना -8 और 3 दूना -6। तो वो घटाने के लिए माइनस लगाते हैं, और इसका एक माइनस है तो +6 ना हो जाएगा। अब सेकेंड वाला निगेटिव लेते हैं। नेगेटिव लेते हैं ना जी, लीजिए। तो -1 लिखा गया। अब 2 जिस पंक्ति में है वो पंक्ति, जिस स्तंभ में वो स्तंभ। 1 4 2 1 हो रहा है ना, तो 4 कने 4 -2, कोई दिक्कत इसमें? और 3 +3 पर आ गए। इसके बाद क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, पंक्ति स्तंभ -3, पहले ही गुणा होता है ना, -3। अब -2 होगा, लेकिन एगो माइनस उसमें रहता है, तो -3 और प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो ये अब क्या हो गया? सारणिक ए। -2 यहाँ पर बचेगा जी, -2 गुणे -2, -4 हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2, ये भी -2 हो जाएगा। ये -1 बनेगा, -1 और गुणे 3, -3। तो सारणिक ए का मान कितना निकल गया? 4 2 6, 6 3 9, -9।
ये हो गया। अब बताइए क्या निकालें? क्या खा रहा है? गुल खा रहा है, गुल खा रहा है। हाँ, ये सब खाना ठीक नहीं है। है क्या नहीं चालू किया? हिलने दो। धूम चला रहा है तो यहाँ नहीं चलेगा। लाइट है कि नहीं? मटर। चलिए देखिए, तो ये समझ गया आपका सारणी की ए का मान कितना आ गया? जो अभी था उसका मान 1 आ गया। अब ध्यान समझिए, अब क्या करना है? हमको ए इनवर्स निकालना है ना, तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले सखंड निकालना पड़ेगा। A11, A12, A13 निकालना पड़ेगा। निकालिए, लिखेंगे, यहाँ लिखे हैं, लिख रहे हैं A11, A11, 11 निकालिए। 11 कैसे निकालेंगे? 11 में नहीं ना एलिमेंट है, ढकिए। 4 दूना -8, 4 दूना -8। देखिए 3 दूना -6, एगो माइनस इसमें होता है, +6। रिजल्ट कितना आएगा? अच्छा, A11 है तो आगे प्लस रहता है क्योंकि सम हो रहा है। अब अगर A12 कर देंगे तब तो ये माइनस हो जाएगा ना आगे। तो 1 2 मतलब कहाँ आ गए? अरे यार तुम काहे परेशान करो, हम आगे की बात कर रहे हैं। ये अंदर का माइनस आया है, हमें से ही दिमाग खा रहा है तुम। आगे प्लस होना चाहिए, अंदर कुछ हो आ जाए, अंदर 0 आ जाए, उसे क्या मतलब है हम लोग को? ये प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों? प्लस प्रभाव डालता है। प्लस का माइनस रहेगा तब ना उसको पलट देगा। प्लस से क्या मतलब है? यहाँ सम है ना, तो यहाँ प्लस है तो कोई फर्क पड़ेगा? अंदर वो -2 है गुणे प्लस तो -2 ना बनेगा। ये विषम है तो क्या लग जाएगा? विषम बना 2 1 3 विषम हो गया, माइनस लगेगा। अंदरों अगर माइनस आएगा तो ये माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। क्या दिमाग लगा रहा है तुम? और यही बता रहे, तुमको भी बता रहे थे क्लास शुरू से पहले। तार बहुत माइनस प्लस का बताता है। चलिए 2 आ जाए यहाँ पर, 2 यहाँ पर आ गया ना, पहले पंक्ति का दूसरा एलिमेंट ये ढकाएगा, ये ढकाएगा। 4 कने 4 और 3 तरीके 9, तो 4 कने 4 अब प्लस 9 होगा। प्लस क्यों होगा? गुणा करे तो खुदे -9 आ रहा है ना, एक माइनस इसमें होता है, तो 9 4 रिजल्ट हो गया -13। इसके बाद जल्दी जल्दी लिखिए, A13 प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस नहीं लिखते, 1 3 आ गया। यहाँ पर क्या लिखें? 2 कने 2 और 3 दूना 6, प्लस 6 होगा, तो 2 + 6 बराबर 8। A21 जल्दी बोलिए, A21 यहाँ पर आ गए तो ढकिए यह और यह। 4 - 2, 4 - 2, 2 है ना, विषम है तो -2 हो जाएगा, -2। A22 जल्दी बोलिए, ये तो पॉजिटिव होगा। A22 यहाँ ना आ गए, दूसरे पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, यह और यह रख दीजिए। ये बच रहा है 4 दूना -3 करें तो 8 में से 3 गया 5। A23 यहाँ पर आ गए, इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति रखिए, है ना, बच रहा है 2 1 3 2, 2 दूना 4 और -3, 4 -3। लेकिन ध्यान देना विषम है, विषम है तो माइनस लगेगा, -1। A31 क्या लिखे? प्लस है तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर आ गए ना -3, -2 नहीं, गुणा करेंगे तो -2 होगा, लेकिन उसमें जाके प्लस हो जाएगा, तो -3 और +2 सम है ना, तो प्लस रहेगा। कितना आ जाएगा रिजल्ट? -1 ना होगा। थोड़ा देखते रहना, गुणा भाग में गलती नहीं हो, तो सॉल्व करने के बाद से फिर ज़्यादा मिटाना पड़ेगा। A32 विषम हो गया, आगे रह जाएगा माइनस। हम आगे कहाँ पर? 2 पर एन ढकाएगा, -6 -1, -6 -1 +7 होगा ना, -6 -1 -7, आगे का माइनस प्लस कर देगा। और A
3 3, ये भी सम होगा, 3 3 6 तो प्लस लगेगा। 4 के पास ना आ गए, 4 का स्तंभ, 4 की पंक्ति, -4 -2 -1, -4 -1 तो -4 -5 आ रहा समझ में। हमको अंदर वाले के चिन्ह से मतलब नहीं है, बाहर वाले चिन्ह से मतलब है। अंदर वाला जो आएगा वो लिखाएगा। तो ये क्या निकल गया, सखंड। सखंड निकल रहा तो सखंड जाव्यू भी निकालेंगे और आव्यूह निकालेंगे तब ना ए इनवर्स निकलेगा। तो पहले आप इतना लिखिए, फिर हम निकालते हैं ए इनवर्स, और तब ले आके इसी में क्या ए देखिएगा। एडजॉइंट ए कितना होगा बताइए। बताए हैं कि जो भी 1 1 1 वाला होता है वो पहले स्तंभ में होता है ना। तो 2 -2 -13 8, -2 -13 और 8, और बोलिए -2 5 माइनस, उसके बाद -1 7 -5, ये हो गया एडजॉइंट ए। अब क्या निकालें, ए इनवर्स निकालें। तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाई सारणी का मान इंटू एडजॉइंट ए। तो सारणी का मान कितना आया है, कितना आया था, -9 आया है। अच्छा इसमें रख दीजिए, -2 -13 8 -2 5 -1 -1 7 -5, गुणा करा दिया जाए, गुणा करा दीजिए। 2/9 प्लस 2/9 ना होगा, यहाँ भी प्लस 13/9 नहीं होगा, नीचे 8/9 होगा। किसमें, यहाँ पर आएंगे तो प्लस 2/9 हो गया। ये भी आपका हो जाएगा 2/9। यहाँ पर -5/9 आए, 1/9 होगा ना, माइनस में से गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 1/9 -7/9 5/9 प्लस में ना होगा। ये निकला आपका क्या है, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकल गया तो अब उसका गुणा किस में करेंगे, बी में। और मान रखते हैं सूत्र में सीधे सीधे लिखते हैं कि चूंकि x इक्वल टू ए इनवर्स बी है ना, तो x का मान रखिए x y z, ठीक। ए इनवर्स का मान रखिए 2/9 2/9 1/9 2/9 2/9 1/9 13/9 माने 13/9 माइनस 5/9 माइनस 7/9, ठीक। -8/9 माइनस 8/9 1/9 और 5/9। अब क्या करना है, b का मान रखना है। b का मान समीकरण का जो मान था कितना था, 115 था, तो 115 x y z। गुणा कराइए, गुणा कराते हैं पहला पंक्ति से स्तंभ में, ये ना गुणा कराते हैं। तो पहला का गुणा पहले में, तो 2/9 का गुणा किस में करेंगे, तो 2/9 करना 2/9 प्लस फिर 2/9 का गुणा 1 में करेंगे 2 फिर अब 1/9 का गुणा 5 में करेंगे 5/9। कंप्लीट हो गया ना। आगे तो मान लीजिए कि अब तो स्तंभ है नहीं कि फिर से हम गुणा करें। अब गुणा करेंगे दूसरा स्तंभ से ना, दूसरा स्तंभ करें दूसरा बार में लिखाएगा, तीसरे से गुणा करें तीसरे में लिखाएगा। तो 13/9 में गुणा करेंगे 1 से 13/9 अब -5/9 हो जाएगा। चिन्ह तो लगता है प्लस का, लेकिन यहाँ पर गुणा करने पर रिजल्ट माइनस में ना हो रहा है, ये भी हो जाएगा -7/35 गलत हो रहा है, यहाँ पर आ जाएंगे 7/35/9 माइनस 8/9 इसका गुणा यहाँ ना होगा, प्लस 1/9 यहाँ से गुणा यहाँ करेंगे
लेकिन 5/9 से 5 से गुणा करेंगे तो 25/9 हो जाएगा। समझाया? तो ये हो गया एक्स वाई जेड। कट नहीं रहा है? कट रहा है? चलिए यहाँ पर हो जाएगा, कटना नहीं चाहिए। जोड़ दीजिए, नीचे का पूरा बराबर है ना, तो एलसीएम क्या लेना है? 2 2 4 और 4 5 और 9/9 1 हो गया। नीचे का पूरा बराबर है, देखिए माइनस माइनस आपस में जुड़ेगा तो 35 से 5 40 हो जाएगा और 13 में से 40 घटेगा। 13 में 40 घटेगा, कितना होगा? माइनस 27/9, तो माइनस 27/9 तो 9 3 27 -3 हो गया। नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे का 9 देखिए प्लस प्लस जोड़िए, 25 1 और 26 में से 8 गया तो 18 और नीचे 9 से भाग कर देंगे तो 2 तो आ गया। देखिएगा तुलना हो गया, x कहाँ माइनस है, दोनों प्लस है। अभी माइनस तो प्लस अलग जोड़ दिए, माइनस अलग हटा दिए हैं और तब 9 से भाग कर दिए हैं। तुलना करने पर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -3, z इक्वल टू 2, यही हो गया उत्तर। समझ आ रहा है? ए इनवर्स निकालना मेहनत है, उसके बाद तुरंत क्या करना है? गुणा करके तुलना करा दीजिए। छापो कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन देखो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हम तो एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बताया नहीं है, हम लोगों का 4.6 चल रहा है, लेकिन बाकी जितना इसमें क्वेश्चन दे रहा है ना वही बनेगा। एक इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि संगत असंगत को छाटिए। देखिए पहला नंबर लिखा होगा, संगत असंगत को छाटिए। छाटना छोड़ दीजिए अभी, हम लोग लास्ट में छाट लेंगे। पहले आप सवाल को हल करना सीखिए। सवाल को क्या करना है? हल करना है। तो एक उदाहरण बता दिए, 5 क्वेश्चन बताएंगे, पहले पांचों को कर लेना है, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? और जो संगत संगत छाटना है ना उसको हम कल बता देंगे। अभी आज क्या करना है? इसको हल करना है, तो हल कीजिए इसको पूरा। हम लोग का क्या होता है जी?